बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना सीखा होगा। यहाँ पे फिर मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ए और बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। तो फिर उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसके चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यूनिट वेक्टर के हवाले से, तो वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसा कि आई डॉट आई मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर का इंडिविजुअल के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है उसको बाय डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने लिखनी होती है, और यहाँ पे सेकंड वेक्टर इटसेल्फ आई ही है। तो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, मतलब वेक्टर का इटसेल्फ के साथ जो एंगल होगा वो ज़ीरो ही होगा। अब चूंकि आई यूनिट वेक्टर है तो इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और कॉस ऑफ ज़ीरो के ऊपर भी वैल्यू हमें 1 ही देता है, तो इसलिए इन तीनों की जगह पे हम लोग 1 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमें ये बात मालूम हुई कि जब भी हम यूनिट वेक्टर्स का इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा। यही बात के डॉट के और जे डॉट जे के लिए भी वैलिड है। अब अगर इसके अलावा कोई यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास आई डॉट जे है, तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है और फिर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड जे। चूँकि आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर इनके यूनिट वेक्टर्स के दरमियान भी एंगल 90 का ही बनेगा। और कॉस 90 पे चूँकि वैल्यू 0 देता है तो इसलिए फिर आई डॉट जे का हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। तो मतलब अब इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर्स के अलावा जब भी हम कोई से दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आई डॉट जे भी हो सकता था, जे डॉट आई, के डॉट आई या आई डॉट के। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के हवाले से चंद एक इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोगों को लिखवा रहा हूँ एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, और यही चीज़ें फिर क्वेश्चंस में भी हमें हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के इक्वल होगा जब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, मतलब दोनों वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे तो उस सूरत में हमारे पास आंसर उनकी मैग्नीट्यूड्स के मल्टीपल्स के इक्वल ही आएगा। अब ये ए डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी होगा जब एंगल थीटा जो है ये 180 डिग्री हो, मतलब वेक्टर पैरेलल तो हो लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो उस सूरत में ए डॉट बी हमारे पास माइनस ए बी के इक्वल होगा। और ये 0 कब होगा, जब एंगल थीटा 90 का हो, मतलब जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस सूरत में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो अब इन्हीं चीज़ों को बेस बना के हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 7.3 का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये गिवन है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर v। हमने इन दो वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन थीटा हमने फाइंड आउट करना है। और ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया कि अगर हमें यहाँ से कहा जाए कि कॉस ऑफ थीटा फाइंड आउट करो
तो वो a डॉट बी ओवर वेक्टर a की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स हैं वो वेक्टर u है, कुछ इस फॉर्म के अंदर है। तो इसको जब हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के कैप। और इसी तरह से वेक्टर v को भी हम जब लिखेंगे तो ये 2i प्लस 4j प्लस के कैप बन जाएगा। अब हमने इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने देखा कि कॉस थीटा u डॉट v ओवर u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब हमने जो डॉट प्रोडक्ट के डिफरेंट रिजल्ट देखे हैं उनमें हमने ये बात देखी थी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर्स के साथ वैल्यू 1 देता है और बाकी तमाम के साथ 0। तो मतलब जब मैं 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो i डॉट आई 1 बन जाएगा, बाकी ये तमाम वैल्यूज़ 0 बनेंगी। तो इसलिए हम i डॉट आई का और j डॉट जे और k डॉट के को ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। बाकी वैल्यूज़ चूँकि 0 बन रही होंगी तो इसलिए हम उनको इग्नोर कर देंगे। अब 2 टाइम्स पे 4 i डॉट आई, इसी तरह से 3 टाइम्स पे 12 j डॉट जे और 1 टाइम पे 1 ही रहेगा k डॉट के। अब ये रिजल्ट तो चूँकि 1 बन जाएंगे और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास u डॉट v मतलब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू -7 के आएगा। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें पता है कि i, j और k इन यूनिट वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके हमने स्केयर्स लेना है और उनको ऐड कर देंगे। तो 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और 1 का स्केयर 1 ही रहेगा। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वेक्टर u की मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी 14 स्केयर रूट। अब इससे नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग वेक्टर v की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि हमारे पास 21 आ रही है। अब यही वैल्यूज़ हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू, चूँकि u डॉट v इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास -7 था तो यहाँ पे हमने -7 लिख दिया। वेक्टर u की मैग्नीट्यूड हमारे पास 14 स्क्वायर रूट थी और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड 21, तो वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन दोनों स्क्वायर रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ से 7 के साथ 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और cos थीटा की वैल्यू आएगी -1/√6। और यही हमने इस क्वेश्चन में कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करना था। अब इससे नेक्स्ट हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि 3 के सेकंड पार्ट में क्या है कि जी फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। हमने ये जो कांस्टेंट यहाँ पे अल्फ़ा नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन हमें ये दो वेक्टर्स गिवन हैं और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसी चीज़ को बेस बना के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। u v वेक्टर गिवन है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब हम लोग u और v वेक्टर्स की यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं। अब वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद सेम यूनिट वेक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही 1 होता है और जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे उनके साथ हमें वैल्यू 0 मिलेगी। तो इसलिए जब हम अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बनेगा और ये 2 अल्फ़ा इसके अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 अल्फ़ा स्क्वायर और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फ़ा में। तो फिर अब इसकी फैक्टराइजेशन इजीली हम कर सकते हैं कि अल्फ़ा को 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा के फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास दोबारा से अल्फ़ा ही बनेगा और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -6 अल्फ़ा स्क्वायर भी बन रहा है। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास चूँकि अल्फ़ा कॉमन है तो हम यहाँ से अल्फ़ा और यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे
तो बाकी दोनों टर्म्स के साथ 2 अल्फ़ा प्लस 3 बन जाएगा। अब फिर इन दोनों टर्म्स में से चूंकि 2 अल्फ़ा प्लस 3 कॉमन है तो अल्फ़ा माइनस 1 ये गैर कॉमन टर्म्स थी। अब ये दो फैक्टर्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो, तो इसका मतलब या तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 ज़ीरो है, इसके ज़ीरो होने का मतलब कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3/2, या फिर अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो इस सूरत में अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और यही अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इससे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, और 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच v डॉट आई इज़ इक्वल टू 0, v डॉट जे इज़ इक्वल टू 0 एंड v डॉट के यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू 0, फाइंड वेक्टर v। उसने हमें कहा है कि v एक ऐसा वेक्टर है और उस वेक्टर की जब हम तीनों यूनिट वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 0। अब हमने ये वेक्टर v फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास चूँकि ये चीज़ें गिवन हैं कि v डॉट आई, वी डॉट जे और v डॉट के ये तमाम की वैल्यूज़ 0 हैं, और इसमें हम लेट कर लेते हैं कि ये वेक्टर v हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो अब हमने यहाँ पे ये जो एक्स वाई और z हैं इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो गिवन रिजल्ट्स हैं इन्हीं को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम v डॉट आई फाइंड आउट करते हैं। तो चूंकि सेम यूनिट वेक्टर के ऊपर ही हमें वैल्यू 1 मिलेगी और बाकी के ऊपर 0, तो इसलिए v डॉट आई का प्रोडक्ट हमारे पास x के इक्वल आएगा। और यहाँ पे ये गिवन है कि v डॉट आई किसके इक्वल है जी, 0 के, तो इसका मतलब x 0 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह से हम लोग v डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आएगी, और v डॉट जे भी 0 के इक्वल है तो y भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से v डॉट के जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम परफॉर्म करवाएंगे तो हमारे पास g की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब ये x, y और z की वैल्यूज़ हम लोग इस जो हमने इक्वेशन लेट की थी उसमें जब हम प्लेस करते हैं तो चूंकि ये तमाम वैल्यूज़ 0 0 बन जाएंगी, तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर v जो है ये एक नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर आएगा, और यही हमने फाइंड करना था। अब इससे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, और 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमारे पास है कि शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। अब इसी स्टेटमेंट को मैं डायग्राम के ज़रिए से ज़रा आपको क्लियर करवा देता हूँ कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पे ये एक ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ OAB, और ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल, और यहाँ पे ये एंगल 90 का है, तो मतलब ये राइट ट्राइंगल ही है। अब 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, और उसने हमें कहा है कि जो हाइपोटेनियस का मिड है इसको मैं m का नाम दे रहा हूँ, वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब O से M तक का डिस्टेंस लें या M से A या फिर M से B तक का डिस्टेंस लें, वो तमाम के तमाम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे राइट ट्राइंगल को हमने ओरिजिन के ऊपर बनाया है, आप इसको कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन ओरिजिन पे बनाने से हमें ये यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना आसान हो जाएंगे कि ओरिजिन के ऊपर x और y कंपोनेंट्स चूँकि दोनों 0 0 होते हैं। अब a के ऊपर हमारे पास x की वैल्यू होगी और उसको हमने a का नाम दे दिया है, और y चूँकि x एक्सिस पे 0 होता है तो इसलिए हम y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उसको हम 0 रखेंगे। इसी तरह से b पॉइंट हमारे पास बनेगा, वो 0 और b बन जाएगा। अब हमने इसमें चूँकि ये प्रूव करवाना है कि OM, MB और MA ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल हैं, और m क्या है, इसका मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, एस m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। अब मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से अगर हम लोग m पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास होगी x1 प्लस x2 मतलब a/2, और इसी तरह से y1 प्लस y2 तो b/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने m पॉइंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो अब सबसे पहले हम लोग MO वेक्टर की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे, चूँकि हमें इनकी मैग्नीट्यूड्स निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले हमें MO वेक्टर चाहिए होगा। तो हमने ये रिलेशन पहले भी यूज़ किया है कि फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम लोग राइट डाउन करते हैं। अब ओरिजिन के साथ वेक्टर 0 ही बनेगा, तो मतलब इसके फिर पॉइंट भी 0 0 बन जाएंगे, और OM पॉइंट हो तो हम उसका पोजीशन वेक्टर इजीली लिख सकते हैं a/2 i हैट प्लस b/2 j हैट। अब यहाँ पे जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे
तो माइनस को अंदर परफॉर्म करवाएंगे तो -a/2 आई कैप माइनस b/2 जे कैप। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी चूंकि फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर। अभी x हमारे पास यहाँ पे a/2 है तो a/2 स्केयर प्लस b/2 होल स्केयर। तो जब हम नेगेटिव का स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये a² / 4 प्लस b²/4 बन जाएगा। यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे, या फिर आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि 4 चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है तो इसको हम कॉमन लेके जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1/2 बन जाएगा और हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आएगी a² प्लस b²। अब इसी तरह से हम लोग वेक्टर ma की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास होगी oa माइनस om। अब a पॉइंट चूंकि हमारे पास a 0 है तो फिर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ai प्लस 0j बनेगा, और m पॉइंट चूंकि हमारे पास a/2 b/2 है तो फिर इसका पोजीशन वेक्टर a/2 i प्लस b/2 j हैट बनेगा। अब यहाँ पे जब हम इनको माइनस करवाएंगे तो a माइनस a/2, तो ये माइनस का a/2 बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, चूंकि हम 1 में से हाफ को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस a/2 i हैट माइनस b/2 j हैट आएगा। अब जब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हमारे पास हाफ a² प्लस b² की फॉर्म में आएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि mo की मैग्नीट्यूड भी यही है और ma की मैग्नीट्यूड भी यही है। इसके अलावा अब हमने mb वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो इसी फार्मूले की मदद से mb जो है हमारे पास ob माइनस om के इक्वल होगा। तो वहाँ से आपने वैल्यूज़ प्लेस करके अब आगे इसको आपने क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग इससे नेक्स्ट इसके 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमारे पास गिवन है कि प्रूव दैट द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब अल्टीट्यूड क्या होते हैं और कॉन्करेंट क्या होते हैं, तो ये अभी डायग्राम के ज़रिए से आप लोगों को अल्टीट्यूड और कॉन्करेंट क्लियर करवा देते हैं जी। तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल मैंने कंसिडर की है और इसके जो वर्टिसेस हैं उनको a, b और c का नाम दे रहा हूँ। अल्टीट्यूड जो है ये वर्टिसेस से अपोजिट साइड के ऊपर जो नॉर्मल होता है उसको हम अल्टीट्यूड का नाम देते हैं। इसी तरह से b से अपोजिट साइड चूंकि AC है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा उसको हम b' से शो करवा रहे हैं, और इसी तरह से C वर्टेक्स से इस AB साइड के ऊपर जो नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा उसको हम C' का नाम दे रहे हैं, और हम फर्ज करते हैं कि ये जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं उसको हम O का नाम देते हैं। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको प्रूव करवाने के लिए हम ये काम करेंगे, कोई से दो साइड्स को पकड़ेंगे, उनको सिंप्लीफाई करते हुए हम थर्ड पॉइंट अगर निकाल लेते हैं तो इसका मतलब फिर वो तीनों अल्टीट्यूड आपस में कॉन्करेंट होंगे। जबकि ये जो हमारे पास वर्टिसेस हैं इनको हम पोजीशन वेक्टर A, B और C के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमने क्या किया जी, एक ट्राइंगल कंसीडर की है ABC, और A का पोजीशन वेक्टर A, B के पोजीशन वेक्टर को हमने B और C के पोजीशन वेक्टर को हमने C के साथ लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो A' ये परपेंडिकुलर है BC साइड के ऊपर, लेकिन A' वेक्टर हमारे पास अननोन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि OA वेक्टर को अगर मैं यहाँ से अगर एक्सीड करवाते तो हमारे पास A' ही बनना था, तो मतलब OAB इस BC के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि हेयर वी हैव OA परपेंडिकुलर टू BC। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। OA का मतलब O से A तक पोजीशन वेक्टर और उसको हमने A के साथ लिखा है, और BC का मतलब OC माइनस OB। OC का पोजीशन वेक्टर C और OB का पोजीशन वेक्टर चूंकि B है तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को जब हम परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा A.C माइनस A.B इज इक्वल टू 0। अब इससे नेक्स्ट हम लोग इस OB को भी देखें तो OB परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर टू CA। अब ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
ओ बी का पोजीशन वेक्टर चूंकि बी है और सी ए को हम लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए माइनस सी। अब जब डॉट प्रोडक्ट को हम परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इन दोनों को आपस में ऐड करवाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे चूंकि 0 है तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा। अब डॉट प्रोडक्ट चूंकि कॉम्यूटेटिव है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो फिर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी। और दोनों में चूंकि सी कॉमन है तो हमने सी को कॉमन लेके ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट के साथ था तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब देखें इस सी को चूंकि पोजीशन वेक्टर है ओ सी का तो हम इसको ओ सी लिख सकते हैं, और ये ए माइनस बी ये बी ए वेक्टर है। अब ये दो वेक्टर्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब ओ सी और बी ए आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये भी अल्टीट्यूड है। देखें हमने दो को सिंप्लीफाई करते हुए थर्ड रिजल्ट इन्हीं में से निकाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, और 11 में हमने ये प्रूव करना है कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। तो ये प्रूफ आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी किया होगा, और यहाँ पे फिर हम इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसीडर किया है, और ओ से ए तक एक हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं और उसको हम ए का नाम दे देते हैं, और ओ से बी तक एक और यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं और उसको हम बी यूनिट वेक्टर का नाम दे देते हैं। जबकि ये जो ए है ये इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा, और बी इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम माइनस बीटा का नाम देते हैं। चूंकि ये एंगल एक्स से इस ओ बी वेक्टर तक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए क्लॉकवाइज में जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ हम माइनस लिखते हैं। ये चूंकि काउंटर क्लॉकवाइज है तो काउंटर क्लॉकवाइज में हम एंगल को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो इसलिए इसको हमने अल्फ़ा लिखा है। अब इन्हीं चीज़ों को हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल अल्फ़ा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हमने ओ से ए तक जो पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया उसको हमने यूनिट वेक्टर ए का नाम दिया है, और इस वेक्टर को जब हम इसके कंपोनेंट्स के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। ये किस तरह से देखें, जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो फिर ये वाला कंपोनेंट हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये एक्स होगा। तो कॉज अल्फ़ा को जब हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो चूंकि बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, मतलब एक्स ओवर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 आएगी क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास एक्स के इक्वल आएगा। तो एक्स कंपोनेंट की जगह पे हमने कॉज अल्फ़ा लिख दिया, और साथ में यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चूंकि आई हैट है तो हमने आई हैट लिखा। इसी तरह से जब हम इसके ऊपर साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो होगी वाई ओवर ए मैग्नीट्यूड, वाई ओवर ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से साइन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा वाई के इक्वल, तो वो हमने यहाँ पे वाई कंपोनेंट लिख दिया वेक्टर का। इसी तरह से हम लोग ओ बी पोजीशन वेक्टर को अगर देखें तो वो चूंकि हमने बी यूनिट वेक्टर के साथ लिखा है, और इसका एंगल चूंकि माइनस बीटा है तो अब अल्फ़ा की जगह पे हमने माइनस बीटा प्लेस कर दिया। अब कॉज के एंगल में जब माइनस आता है तो वो उसको ख़त्म कर देता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉज के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, जबकि साइन के एंगल में जब नेगेटिव आता है तो वो उसको बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे माइनस बन जाए। अगर इस डायग्राम को देखें तो बी ओ ए के दरमियान जो एंगल है वो बीटा प्लस अल्फ़ा होगा। वो किस तरह से कि चूंकि अब हम लोग मूव करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ लिखा जाता है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ से लेकर ये वाला एंगल बीटा है माइनस बीटा उस सूरत में जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, और जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो ये प्लस का बीटा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीटा और ये फिर प्लस अल्फ़ा। तो मेजरमेंट एंगल बी ओ ए हमारे पास होगा बीटा प्लस अल्फ़ा।
अब हम इन दोनों वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट को जब हम परफॉर्म करवाएंगे तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, जो कि हमने अभी देखा कि बीटा प्लस अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड तो 1 आएगी और यहाँ पे हम ए और बी वेक्टर्स की वैल्यूज को प्लेस करवा देते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट को जब परफॉर्म करवाएंगे तो ये कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगा और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इससे नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12 का थर्ड पार्ट, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बी। वेरी सिंपल, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक मैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो हमेशा ज़ीरो होगा। अगर तो ज़ीरो हो तो इसका मतलब वो तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल बना रहे हैं, या फिर आप कोई से दो वेक्टर्स को ऐड करो तो हमारे पास थर्ड वेक्टर आएगा। तो ये वो दो रिजल्ट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कि क्या ये गिवन वेक्टर्स ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। तो अब इस सूरत में उसने हमें कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी के लिए हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो ए बी सी ट्राइंगल में तीनों वेक्टर्स का सम ज़ीरो होगा। हमने अपने प्रूफ में बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को इसी साइड पे रहने दें और ए प्लस सी जब राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस बन जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम दोनों साइड्स पे बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करवाते हैं। तो जब किसी भी वेक्टर का हम इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, आप इसको बाय डेफिनेशन वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ ज़ीरो बनेगा, कॉज ज़ीरो पे 1 होता है तो मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड को हम सिंपली बी के साथ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, बी वेक्टर चूंकि माइनस इंटू ए प्लस सी के इक्वल था तो हमने यहाँ पे बी वेक्टर की जगह पे इसकी ये वैल्यू प्लेस कर दी। अब माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी, हमने इन दोनों वेक्टर्स को इन दोनों वेक्टर्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जब वेक्टर ए का इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट तो ये ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर बन जाएगा, और चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो यहाँ पे 2ac आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाएंगे तो 2ac कॉज ऑफ पाई माइनस बी, ए और सी के दरमियान एंगल पाई माइनस बी होगा, और ये सी स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर के साथ ही लिख दिया। अब ये पाई माइनस बी किस तरह से है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को डायग्राम पे लेकर आता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर की है जो कि लेबल ट्रायंगल है स्टैंडर्ड नोटेशंस के साथ ए बी सी। ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड्स को हमेशा स्मॉल ए के साथ लिखा जाता है, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल सी के साथ लिखा जाता है। जबकि ए का जो इंटीरियर एंगल है वो ए के साथ, और बी वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल है वो बी, और सी वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको हमने सी के साथ लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ए और सी वेक्टर के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो बी है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये वाला जो बन रहा है ये बी एंगल है, लेकिन ये इस सूरत में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस तरह एंगल है, मतलब एंगल को हम हमेशा एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं, तो मतलब ये क्लॉकवाइज नोटेशन में होगा। लेकिन हमने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, और स्टैंडर्ड यही होता है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज में लेकर चलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर देखें तो ये जो टोटल एंगल है ये वाला ये पाई होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एंगल चाहिए यहाँ तक का, तो हम क्या करेंगे, पाई में से ये बी को माइनस कर देंगे तो ये एंगल फिर हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस बी। तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया पाई माइनस बी। ए और सी के दरमियान जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो पाई माइनस बी है, तो हमने यहाँ पे यही राइट डाउन कर दिया। अब अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद हो तो जब पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती।
तो इसलिए इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये कॉस बी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने साइन देखना होता है कि प्लस लगाएं या माइनस। चूंकि पाई माइनस बी एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉस की वैल्यू माइनस होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2ac कॉज ऑफ बी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चूंकि तमाम क्वेश्चंस एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो इसलिए असाइनमेंट आप लोगों की यही है जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। इन्हीं में से आप लोगों ने कोई से 3 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7.4 एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।